हेलो एवरीवन, आज डेट है 21 अगस्त 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट न्यूज, हमारे पीएम ने सोमनाथ एग्जीबिशन सेंटर के इनॉग्रेशन के समय में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और ये जो स्टेटमेंट है प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान को कैप्चर किया है उसके आप बिल्कुल रेलेवेंट मान सकते हो। उन्होंने बोला कि जब जब हिस्ट्री में हम देखें, जब जब टेरर का समय आया है, जब जब भय का समय आया है, वो जो शासन है, वो जो समय है, वो परमानेंट नहीं रहा। जैसे कि सोमनाथ टेम्पल की हम बात करें तो सोमनाथ टेम्पल को 17 टाइम्स इसको लूटा गया, लेकिन जब भी ये दोबारा से इसने अपने आप को रीएस्टेब्लिश किया तो और ज़्यादा ग्रेट ग्लोरीफाई की तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश किया। ओके, तो ये सोमनाथ जो टेम्पल है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। गुजरात का सौराष्ट्र वाला पार्ट है, बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट, वहाँ पर सिचुएटेड है। शिव महापुराण में 64 जो शिव ज्योतिर्लिंग हैं उनकी बात की जाती है और उसमें से बोला जाता है कि 12 जो ज्योतिर्लिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें से जो श्री सोमनाथ टेम्पल है वो भी एक एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले जो 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं उनका आप मैप देख लीजिए। ये 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं, एक बार आप इनका मैप देख लेना और व्यू कर लेना कि कौन कौन से 12 ज्योतिर्लिंग्स में शामिल हैं। ओके, और अगर आप स्टेट पीसीएस की जैसे तैयारी कर रहे हो तो स्पेशल आपके स्टेट में कौन से ज्योतिर्लिंग है तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ओके, अब थोड़ा सा जो सोमनाथ टेम्पल है उसके बारे में हम देख लेते हैं। प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो जो सोमनाथ टेम्पल है उसको चालुक्य स्टाइल हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है 1951 के समय। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके रिकंस्ट्रक्शन के आदेश दिए थे। ऐसे भी बोला जाता है कि बहुत बार जैसे कि महमूद गजनी, इसके अलावा अफजल खान जो अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर था, औरंगजेब, इन सभी ने, इसके अलावा और भी फॉरेनर इन्वेडर्स थे जिन्होंने इस जगह को आकर के लूटा। ओके, तो ये सोमनाथ टेम्पल के बारे में बेसिक फैक्ट्स देखे। नेक्स्ट न्यूज है, एक नई वैक्सीन तैयार की गई है अहमदाबाद की एक कंपनी के द्वारा जिसका नाम है जाइडस कैडिला ग्रुप ने इस वैक्सीन को तैयार किया है जिसका नाम है जाइकोव-डी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको इमरजेंसी अप्रूवल की सहमति दे दी है कि इसको इमरजेंसी अप्रूवल दिया जा सकता है। ये इंडिया की पहली ऐसी वैक्सीन है जिसको 12 इयर्स या उससे ज़्यादा एज के जो बच्चे हैं उनको ये दी जा सकेगी और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एकमात्र डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। मतलब इसको जब एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा, बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा तो निडल की आवश्यकता नहीं होगी और जब निडल यूज़ नहीं की जाएगी तो रिएक्शन के जो चांसेज हैं वो मिनिमाइजिंग हो जाएंगे। डीएनए बेस्ड वैक्सीन, देखो वैक्सीन के बहुत सारे टाइप हैं, अलग अलग तरीके से वैक्सीन को तैयार किया जाता है। अब तक जो वैक्सीन दी जा रही है उनकी 2 डोज दी जा रही है, लेकिन जाइकोव-डी के बारे में ये बोला जा रहा है कि इसकी 3 डोज दी जाएंगी। वैक्सीन को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, जैसे जो वायरस है उसका यूज़ करके कि जो बिल्कुल इनएक्टिव या फिर कमज़ोर वायरस है उससे आप वैक्सीन बना रहे हो। दूसरा प्रोटीन आधारित वैक्सीन भी होती है जिसमें प्रोटीन का यूज़ किया जाता है, मतलब जो वायरस है उसमें उसका जो प्रोटीन है ना उसका यूज़ करके इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाता है। वायरल वेक्टर वैक्सीन तैयार की जाती है और जो आरएनए और डीएनए बेस्ड जो वैक्सीन है वो प्रेजेंट टाइम में सबसे मॉडर्न टाइप ऑफ वैक्सीन्स हैं। इसमें क्या किया जाता है कि आपकी बॉडी के शरीर के जो आरएनए और डीएनए का यूज़ किया जाता है और इम्यून जो प्रोटीन है उसको डेवलप किया जाता है और जिससे क्या होता है कि वायरस का अगर आपके इन्फेक्शन हो तो वो उसको ब्लॉक करने का काम करता है। नेक्स्ट न्यूज, प्रेजेंट टाइम में इंडिया के लिए रिपोर्ट आई है कि इंडिया में जो डेल्टा वेरिएंट है उसका इन्फेक्शन इंडिया में काफ़ी लेवल से इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा केसेज बढ़ रहे हैं। ओके, तो इसका एक ही इलाज है, एक ही इसका क्योर है कि वैक्सीनेशन जो है वो बहुत सारी बीमारियों को क्योर कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन हमारे पीएम ने बोला कि इंडिया ने बार बार कोशिश की अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की। जैसे कि पहले हमारे यहाँ पर बहुत सारे ग्रेन्स प्रोडक्शन नहीं होता था, उसमें इंडिया ने अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाया है। अब समय आ गया है कि पाम ऑयल जिसको हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं उसको लेकर के भी इंडिया अपने आप को सेल्फ रिलायंट बने और इसी के लिए उन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। यूनियन गवर्नमेंट ने
मैक्सिमाइज कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन के लिए, कि पाम ऑयल जो इंडस्ट्री है उसको ग्रोथ हो सके, इसके लिए इसकी मैक्सिमाइज कल्टीवेशन और प्रोडक्शन हो, इसके लिए नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम, ये जो मिशन है इसके लिए 11,040 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट दिए गए हैं, मतलब इतना पैसा खर्च किया गया है। तो इससे क्या है कि केरला में जो पाम ऑयल इंडस्ट्री है उसको काफ़ी ग्रोथ मिलेगी, काफ़ी यहाँ पर पहले इन्वेस्ट किया जा रहा है, इस इंडस्ट्री को ग्रो करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब जो गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव आएंगे तो इस इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया कि मान लो आप किसी केस को सॉल्व कर रहे हो, तो हर केस में आपको अगर सॉल्व करना है तो अरेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कोई केस चल रहा है तो उसको, हर अपराधी को जिसके ऊपर केस चल रहा है उसको गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बिल्कुल ऐसे लगता है कि वो लो को, मतलब या तो कोई क्राइम जो है वो बिल्कुल हीनियस क्राइम हुआ हो, या फिर और भी कोई ऐसा क्राइम हुआ हो जिसमें ये लगता है कि जो अपराधी है वो भाग सकता है, पुलिस की पहुंच से दूर जा सकता है, तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल क्राइम है और उसमें कोई गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हो तो उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है, जो उसकी पर्सनल रिस्पेक्ट है, क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब उसको जब गिरफ्तार करते हो ना, अरेस्ट करते हो, तो उसकी जो पर्सनल जो लिबर्टी है उसको एक तरीके से हानि पहुंचती है। इसमें एक केस के बारे में बताया गया है कि 2007 में जब यूपी गवर्नमेंट ने कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए कोशिश की थी, जैसे कि वहाँ पर बहुत सारे स्मारक स्थल बनाए गए थे, बहुत सारे पार्क बनाए गए थे, बहुत सारी स्टेचू वहाँ पर एस्टेब्लिश किए गए थे, तो इसमें बोला जाता है कि पब्लिक एक्सचेकर से 14,000 जो करोड़ है उसका नुकसान हुआ था। एक FIR हुई थी और इसी में एक पर्सन को गिरफ्तार किया जाता है। तो उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल की जब मांग की तब उन्होंने स्टेटमेंट उठाया कि नॉर्मल केसेज में, जिनमें लगता है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है, उनमें अरेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। नेक्स्ट न्यूज, तेलंगाना की एक स्कीम है रैतु बंधु स्कीम। इसमें क्या किया जाता है कि जो भी फार्मर्स हैं उनको इनकम सपोर्ट स्कीम है, इसमें इनकम सपोर्ट उनको हेल्प की जाती है। अब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के भी द्वारा उठाया गया है। आप ये PM किसान सम्मान निधि योजना जो है उसको आप इससे रिलेट कर सकते हो। इनके यहाँ पर एक तेलंगाना गवर्नमेंट की एक स्कीम हो रहा है जिसका नाम है दलित बंधु स्कीम, जिसमें शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं उनको हेल्प की जाती है। तो इसके लिए ये जो स्कीम है ना, इसको बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल सिचुएशन, मतलब यहाँ पर जो भी इलेक्शन होंगे उसमें जो बैकवर्ड क्लासेज जो लोग हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये स्कीम स्टार्ट की है। नेक्स्ट न्यूज देखो, एक स्टडी सामने आई है और इस स्टडी में एक बात बोली गई है कि जब भी चाइल्ड मैरिज की बात आती है तो उसमें फोर्स्ड चाइल्ड मैरिज, मतलब पेरेंट्स ने जोर जबरदस्ती करके जिन छोटे बच्चियों की शादी करवा दी, उसके ऊपर हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में कहीं भी ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है और उसमें उनके खिलाफ में रिजल्ट भी नहीं आते हैं। यहाँ पर 83 केसेज लोअर कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा चाइल्ड मैरिज को लेकर के जो भी डिसीजन सामने आए तो उसमें बताया गया कि जिसमें देखो कार्रवाई जो होती है ना, जैसे चाइल्ड मैरिज लॉ की आप बात करो तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कार्रवाई होती है वो इलोपमेंट, मतलब जो गर्ल है वो किसी दूसरे के साथ में चली जाए उसके ऊपर सबसे ज़्यादा कार्रवाई होती है। अरेंज्ड चाइल्ड मैरिज जो होती है उसके ऊपर बहुत फिर थोड़ी सी मतलब होती है उसके ऊपर कार्रवाई, लेकिन फोर्स चाइल्ड मैरिज जो है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, उसके खिलाफ रिजल्ट भी नहीं आते हैं। हाई कोर्ट में उसको प्रूव करना मुश्किल हो जाता है कि ये जोर जबरदस्ती करके शादी करवाई गई थी, तो उसके खिलाफ में ये माना जा रहा है कि प्रेजेंट टाइम में कोविड की वजह से जो चाइल्ड मैरिज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन जब फोर्स्ड चाइल्ड मैरिज में कोई कार्रवाई नहीं होगी तो इस तरीके के जो इंसिडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि एक जो पर्सन है वो एक टाइम में 2 स्टेट के साथ में जो भी कोटा बेनिफिट हैं उनको अवेल नहीं कर सकता। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि आप वैक्सीनेशन लगवा करके एक हाई पॉजिटिविटी के साथ में अगर आप नॉर्थ ईस्ट को विजिट करोगे तो नॉर्थ ईस्ट में आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा।
उन्होंने बहुत सारी ऐसी साइट्स, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी ऐसी साइट को ढूंढा है जो टूरिज्म के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उन्होंने बोला है कि 12 साइट्स में मेघालय में 3 हैं, आसाम और त्रिपुरा में 2 हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम इनमें एक एक साइट है। तो ये जो 12 साइट्स हैं वो जियो टूरिज्म, जियो हेरिटेज साइट के रूप में इनको डेवलप किया जा रहा है। अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में हम बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। 1851 में इसको फाउंड किया गया था और प्रेजेंट टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। पूरे वर्ल्ड में हम देखें तो जो ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें से ये एक है और हमारे इंडिया का सेकंड ओल्डेस्ट सर्वे, मतलब सर्वे ऑफ इंडिया के बाद में, सर्वे ऑफ इंडिया को 1761 में एस्टेब्लिश किया गया था, उसके बाद में सेकंड ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मेन काम ये है कि इंडिया में जो भी जियोलॉजिकल सर्वे और स्टडीज़ को कंडक्ट करवाना। ओके, प्रेजेंट टाइम में अगर आप इसका हेडक्वार्टर देखोगे तो कोलकाता, वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो कोविड के दौरान, कोविड की जो सेकेंड वेव आई उसमें आपने भी देखा कि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हेल्प करने के लिए उनके लिए स्कीम लेकर के आए हैं और जब स्टेट हैं वो भी हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो केरला गवर्नमेंट बोलती है कि उनके यहाँ पर 87 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो उनके लिए उन्होंने 3.2 करोड़ रुपए एड के लिए, उन चिल्ड्रन की हेल्प करने के लिए इतने रुपए उन्होंने सैंक्शन किए हैं। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है। फॉरेन पेज पर सबसे पहले ये बोला गया है कि देखो यहाँ पर देखिए आप, लीसा कर्टिस, इन्होंने ये बोला है कि यहाँ पर अफगानिस्तान में जो भी प्रेजेंट टाइम में इंसिडेंट देखने को मिल रहा है वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले मिस्टर ट्रम्प और मिस्टर बाइडेन दोनों ने मिलकर के, उनकी जो भी नीतियाँ रही, जो भी पॉलिसीज रही, उनका दोनों का मिश्रण जो है, मिक्सचर जो है, उसी का रिजल्ट निकल कर के आया कि तालिबान ने इतनी जल्दी अफगानिस्तान को अपने अंडर कैप्चर कर लिया। देखो, जब मिस्टर ट्रम्प और तालिबान के बीच में नेगोशिएशंस हुई थी तो उस समय उनको अपनी बात रखनी चाहिए थी। उन्होंने सिर्फ इतना बात की कि जो यूएस है वो अपनी आर्मी को यहाँ से हटा लेगा। हालांकि उनको बात करनी चाहिए थी कि किस तरीके से अफगानिस्तान में जब हम यहाँ से निकल जाएंगे तो यहाँ की जो पावर है वो कैसे शेयर की जाएगी अफगानिस्तान गवर्नमेंट एंड तालिबान के बीच में। तालिबान के साथ में और भी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए था। सबसे पहली कमी रही ये मिस्टर ट्रम्प की। दूसरी मिस्टर बाइडेन को इतनी जल्दबाजी में यहाँ से, हालांकि देखो तालिबान ने थ्रेट दी थी कि अगर यूएस और नाटो आर्मीज यहाँ से अपने आप को विड्रॉ नहीं करती हैं तो उनके ऊपर अटैक किया जाएगा। लेकिन तालिबान को इतना मजबूत होने ही क्यों दिया? जब तालिबान कमज़ोर अवस्था में था, बिल्कुल वीक पॉइंट पर था, उस समय तालिबान के साथ में सारे नेगोशिएशंस किए जाने चाहिए थे ताकि जो टेररिज्म को इतने लंबे समय से 20 ईयर्स तक कर्व करने की कोशिश की, अगर वो दोबारा और ज़्यादा मोर पावरफुल बन करके सामने आ रहा है तो ये तो मेजर थ्रेट है। इससे निपटने के लिए तो और ज़्यादा आवश्यकता होने वाली है। नेक्स्ट न्यूज, नाटो जो एलीज हैं उन्होंने तालिबान को बोला है कि आप इवैक्यूएशन को अलाउ कीजिए, मतलब हमारे सबके अपने अपने कंट्रीज़ के जो भी लोग यहाँ पर हैं, जो भी फॉरेन एम्बेसडर्स हैं, उन सबको निकालने के लिए, जो उनका स्टाफ है एम्बेसी में यहाँ पे, उन सब को निकालने के लिए हेल्प कीजिए। और तालिबान इसके लिए क्या देगा? अपनी सहमति देना चाहिए तालिबान को। अब ये जो नाटो है, इस वर्ड को बारे में आप देख लीजिए। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में यूएस, कनाडा और जो भी बहुत सारे वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस हैं उन्होंने जो सोवियत यूनियन है उसके खिलाफ में कलेक्टिव सिक्योरिटी को गेन करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को 1949 में बनाया था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ये ट्रीटी हुई थी, नाटो ट्रीटी, इसमें एक मतलब आर्टिकल 5 है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस आर्टिकल 5 में ये बोला जाता है कि नाटो में से, नाटो जो अलायंस है उसमें से किसी एक मेंबर के ऊपर भी अगर अटैक होता है ना तो ये माना जाएगा कि कंप्लीट मेंबर्स के ऊपर अटैक हुआ है। ओके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसका आर्टिकल 5। नेक्स्ट न्यूज है चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को पास कर दिया है। हालांकि 2016 में चाइना ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को पास किया था। प्रॉब्लम ये है कि चाइना की अगर आप बर्थ पॉपुलेशन की बात करोगे तो चाइना में प्रेजेंट टाइम में 2020 में 1.41 बिलियन पॉपुलेशन है और पिछली पॉपुलेशन से 72 मिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है।
द सेंसस रिकॉर्डेड 264 मिलियन इन द एज ग्रुप ऑफ 60 एंड ओवर, मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं वो 60 और उससे ज़्यादा एज के हैं, ठीक है। 2010 से अगर कंपैरिजन करें तो 5.44% ऐसे ज़्यादा लोग हो गए हैं जिनकी एज 60 से ज़्यादा है, और ये कंप्लीट पॉपुलेशन का 18.70% बनाते हैं। 15 से 59 एज ग्रुप के जो लोग हैं वो 894 मिलियन पर्सन्स हैं, और 2010 से आप इसका कंपैरिजन करोगे तो 6.79% का इसमें डिक्रीज देखने को मिला है। ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में चाइना में जो यूथ है वो काफ़ी कम हो जाएगा, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये चाइल्ड पॉलिसी को, क्योंकि पहले चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी थी अपनी पॉपुलेशन को रोकने के लिए, लेकिन जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है वो भी इसीलिए कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ है वो बढ़ सके। क्योंकि देखो जब किसी भी कंट्री में यूथ नहीं रहता है ना, तो वहाँ पे ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन जैसी चीज़ें हैं वो काफ़ी लो रेट में चली जाती हैं। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।